सावली बहू। शाम के 6 बज चुके थे। जैसे तैसे काम खत्म करके बस घर लौटी ही थी, तभी दरवाजे पर ही माँ जी ने याद दिला दिया कि बहू, हमें 7 बजे तक निकलना है। जल्दी से बैग रखकर रसोई में गई और सबके लिए चाय चढ़ा दी। दूसरी तरफ सलोनी को गोद में लिया और उसको तैयार करने में जुट गई। अब एक एक कर ऑफिस से सब घर लौटने लगे और शाम के फंक्शन की तैयारी में जुट गए। कोई गाड़ी में तोहफे रख रहा था तो कोई शगुन के लिफाफे तैयार कर रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, पहली बार छोटी बहू के मायके से निमंत्रण जो आया था, उनके भतीजे के जन्मदिन का। सलोनी को तैयार करने के बाद सभी को चाय की प्याली दी और तभी माँ जी से पूछा कि कविता कहीं नजर नहीं आ रही है माँ जी। कहने की देरी थी कि दूर से कविता जल्दबाजी में हेलमेट उतारती हुई घर के दरवाजे से एकदम अंदर आई। मैंने पूछा, कविता तुम कहाँ थी? तो हाँफते हुए बोली, भाभी ऑफिस से सीधा पार्लर चली गई थी, बस मैं अभी तैयार होकर आई। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अब माँ जी और पिताजी मन ही मन उसको देखकर परेशान हो रहे थे। हो भी क्यों ना, जाने का वक्त जो हो रहा था, उसके जाते ही माँ जी ने एकदम से कहा, अब भी कोई कसर रह गई है क्या? कविता बहू को मेकअप की दुकान बनकर जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? एक तो रंग वैसे ही सांवला है और ऊपर से मेकअप की परतें और भद्दी लग रही है। वहाँ वो हमारा इंतजार कर रहे हैं और यहाँ ये अब तक तैयार हो रही है। अब देवर जी भी वहीं खड़े थे और सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं एक बार जाकर कविता को देखता हूँ। वो जैसे ही कमरे में पहुँचे, कविता अब भी इसी उधेड़ बुन में थी कि मैं क्या पहनूं। तभी देवर जी कड़क आवाज में कहा कि ये क्या बनकर बैठी हो? भाभी को देखो, कितनी सिंपल और सुंदर लग रही है। तुम भी वैसी क्यों नहीं बनती? अब ये सुनकर कविता को मन ही मन गुस्सा तो आ ही रहा था, साथ ही एक अजीब सी जलन भी होने लगी थी। उसने उसी कड़क आवाज दी कि भाभी आकर मुझे तैयार कर दो प्लीज़। अब मैं फटाफट कमरे में गई तो कविता के बाल बिखरे हुए थे और नाइट सूट में बैठी थी। बोली कि भाभी मेरे बाल भी अपने जैसे टाइट कर दो। बालों को संवारा ही था कि वो फिर से मेकअप करने लगी। तभी पिताजी की आवाज़ आई कि बहू, हम निकलते हैं, तुम लोग दूसरी गाड़ी में आ जाना। अब घर में कविता के मेकअप से सब परेशान थे, सबसे ज़्यादा देवर जी। मगर कविता कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसने चटक सी साड़ी पहनी, हैंड बैग उठाया और मेकअप की कई परतों के साथ पार्टी के लिए निकल पड़ी। अब वहाँ पहुँचते ही सबका ध्यान कविता की ही ओर था। हर कोई यही फुसफुसा रहा था कि एक तो सांवली है, ऊपर से पूरी मेकअप की दुकान लग रही है। इसी बीच कविता के भाइयों ने उसे स्टेज पर बुलाया और केक कटिंग शुरू हो गई। अब उसकी नज़र केक से ज़्यादा कविता पर थी। दूसरी ओर माँ और पिताजी कविता के मेकअप से बेहद नाराज नजर आ रहे थे और कविता एक बिना माँ की बेटी थी। उसकी माँ कुछ साल पहले ही गुजर गई थी। अब अगर माँ होती तो अपनी बेटी को सही गलत का फर्क समझा पाती। अगर माँ जी उसे कुछ कहती तो उसे बुरा लग जाता। तभी कविता की ताई जी ने केक सेरेमनी के बाद उसे अपने पास बुलाया और मुझे भी अपनी ओर आने का इशारा किया। मैं समझ चुकी थी कि ज़रूर वो कविता को कुछ समझाना चाहती है,
तभी उन्होंने मुझसे कहा कि रितु, तुम जानती हो कि कविता के भाई उसे बचपन में सांवली कहकर चिढ़ाते थे और कविता खूब परेशान होती थी और वो छेड़छाड़ आज भी जारी है। मगर आज कविता ने अपने चेहरे को, अपने रूप को मेकअप की परतों के पीछे इस कदर छुपा लिया है कि हमारी सांवली कहीं खो सी गई है। मेरी बच्ची उसी वक्त वेटर पास से गुजरा और गिलास से झलका पानी कविता के चेहरे पर गिरा। उसे पोंछने के लिए जैसे ही कविता ने चेहरे पर रुमाल लगाया तो सारा मेकअप रुमाल के साथ साफ हो गया। तभी ताई जी ने मुस्कुराते हुए बोली, मेरी कविता बहू इस दुनिया की सबसे सुंदर और प्यारी बहू है, जिसे मेकअप की दुकान कहलाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कविता को समझाया कि तुम्हें अपनी तुलना रीतू बहू से नहीं करनी चाहिए। हर किसी को ईश्वर ने एक दूसरे से अलग बनाया है। माँ जी ने कविता को गले लगाया और कहा कि बहू तुम जैसी हो, बस वैसी ही हमें स्वीकार हो। अब सब कविता को पसंद करने लगे और कविता भी खुद को मेकअप के पीछे छुपाने की कोशिश नहीं करती थी।